ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां इस बीच आपको बता रहे थे कि बागेश्वर और घोसी में उपचुनाव जारी, जहां बागेश्वर उपचुनाव की काउंटिंग जारी, 7वें राउंड का रुझान अब सामने आ गया। बताते चले कि बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास आगे चल रही है 7वें राउंड में और पार्वती दास को 18,299 मत मिले हैं, तो वहीं बसंत कुमार को 16,757 मत मिले। पार्वती दास ने 1542 वोटों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार पीछे चल रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि कहीं ना कहीं एक जो सीट बागेश्वर की थी पार्वती दास के पास, उनके जो पति थे चंदन रामदास, उनके पास 20 साल से थी और इसी को कायम करते हुए आगे बढ़ती हुई साफ तौर से नजर आई। लेकिन ये अभी शुरुआती रुझान है, इसके आगे भी और रुझान आने हैं, तब नतीजे जाकर कहीं क्लियर हो पाएंगे। लेकिन अभी जो शुरुआती रुझान है उसमें भी पार्वती दास आगे चल रही, तो कहीं ना कहीं एक खुशी की लहर भी देखी जा सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे। 7वें राउंड का जो रुझान है वो सामने आ गया है, जिसके बाद जो तस्वीरें हैं वो कुछ क्लियर होने लगी, क्योंकि पार्वती दास को 18,299 मत मिले और बसंत कुमार को 16,757 मत मिले। तो वहीं पार्वती दास की बात करें तो लगभग 1542 मतों से आगे जा रहे हैं। तो ये अच्छी बढ़त बनाते हुए पार्वती दास यहाँ पे नजर आ रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी में ये कड़ी टक्कर है, यानी कि एनडीए और इंडिया INDIA दो गठबंधनों के बीच ये कड़ा टक्कर है देखने को मिल रही है फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के साथ ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पिछले कई दशकों से ये सीट बीजेपी के खाते में जाती रही है। जो चंदन रामदास है जिनका अभी निधन हो गया, ये सीट पिछले 20 सालों से उनके पास ही रही, लेकिन आगे भी यही प्रतिष्ठा कायम रहती है या नहीं कि ये सीट उनके परिवार के पास बनी रहेगी या फिर दूसरे खेमे में चली जाएगी, ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है। हालांकि अभी भी पार्वती दास आगे चल रही हैं, जो नतीजे हैं वो कुछ भी हो सकते, किसी भी वक्त पलट सकते, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखना बाकी है, क्योंकि अभी कई और चरणों की जो मतगणना है वो होनी है, उसके नतीजे सामने आए, क्योंकि 7वें राउंड तक ही अभी मतगणना हुई है और 7वें राउंड में पार्वती दास आगे चल रही हैं। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पार्वती दास 18,299 मत मिले हैं, तो वहीं बसंत कुमार को 16,757 मत मिले। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप पांडे मऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्या तस्वीरें निकल के सामने आ रही है घोसी के उपचुनाव को लेकर, स्थिति क्या बनी हुई है, कौन इस समय आगे चल रहा है? देखिए, अभी जो राउंड की मतगणना हुई है, उस मतगणना के जो करंट अपडेट्स हैं वो यही है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह 8,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अब अभी और राउंड की मतगणना बाकी है, लेकिन एक जो सपा कार्यकर्ता है उनके अंदर एक आस बनती हुई दिख रही है कि हम जो है कि विजय की ओर हैं। तो ये जो जिस क्षेत्र की जनता ने निर्णय सुनाया है काफी जो है कि हम लोगों के पक्ष में है। समाजवादी जातपात छोड़ के लोग जुड़े हैं, यानी उनके अंदर एक उत्साह है। लेकिन प्रशासन की बात करें तो दोनों पार्टियों के समर्थकों को किलोमीटर से भी अधिक दूर तक पकड़ रखा है, जहां तक कि कोई भी पूरे कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास कोई कार्यकर्ता, कोई नेता नहीं जा सकता। जबकि जिला अध्यक्ष की बात करें, सपा के जो दिग्गज लीडर हैं वो भी अंदर गए हुए हैं, यानी एजेंट का काम कर रहे हैं, वो खुद जो है कि अपने सामने मतगणना करा रहे हैं। वहीं बीजेपी के जो लीडर हैं वो काफी समय शांत है, यानी सपा को कहीं ना कहीं विश्वास नहीं बन रहा था कि हो सके कि ईवीएम को लेकर के कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाए। तो अगर देखा जाए तो पहरा भी सपा के तरफ से लगातार चलता रहा, ईवीएम पे रातों रात लोग जागते रहे और आज जो काउंटिंग हो रही है तो उनको एक भरोसा बन रहा है कि हमारा प्रत्याशी बढ़त पे है और परिणाम भी लाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखेगी सपा की तरफ से स्ट्रांग रूम पर जो नज़र है वो 24 घंटे रखी गई है नज़र, कि ज़रा सी भी गड़बड़ी की उम्मीद नहीं है। लेकिन जो नतीजे हैं वो अभी कुछ भी आ सकते हैं। फिलहाल अभी सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं, लेकिन अभी 32 चरणों में मतगणना होना बाकी है। कुल मिलाकर 32 चरणों में मतगणना होगी, नतीजे इसके बाद कुछ भी सामने आ सकते हैं। जी हेलो, आप तक आवाज पहुंच रही है प्रदीप?
हाँ हाँ, देखिए कहने का मतलब है कि अभी ये शुरुआती दौर है और जी। ऐसा होता है कि अभी पूरे ऐसे बेल्ट बाकी हैं जहां पर कि राजभर बेल्ट है, चौहान बेल्ट है, वो वैश्य समाज का बेल्ट है जहां से बीजेपी काफी बढ़त लेती है। अभी उन बेल्टों में गणना बाकी है। तो अभी जिस तरीके से जैसे क्षेत्र हैं वैसे जो है कि ईवीएम में वोटों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में जब मतगणना करीब पहुंचती है तब एक अनुमान लगाया जा सकता है कि परिणाम किसके पक्ष में जाएगा। जी बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि अभी तो क्लियर नहीं कह सकते परिणाम किसके पक्ष में है, लेकिन ये ज़रूर यहाँ पर कहा जा सकता है जो दलित मत है वो अहम भूमिका यहाँ पर निभाते हुए ज़रूर नजर आएंगे, क्योंकि अगर जिस तरफ दलित मत जाएगा तो उस पार्टी की पूरी आशंका लगाई जा सकती है कि जीत तय होगी। अब देखिए, दलित मतदाताओं का जब वोट चल रहा था तो उस समय काफी बूथ खाली थे। दलित मतदाताओं के अंदर उत्साह नहीं था कि हमारा बैनर नहीं है, हमारा कोई लीडर नहीं है, तो हम किसको वोट करें। यानी जब बूथों पे संख्या नहीं थी तो हम गांव में जाकर के दलित मतदाताओं से मुलाकात किए। उस समय दलित मतदाता इस बात को बड़े सख्ती के साथ कह रहे थे कि हमारा कोई उम्मीदवार नहीं है तो हम नोटा दबाने क्यों जाए। यानी दलित मतदाता ज्यादा संख्या में वोट नहीं किए। जहाँ 70-65% घोसी में हर बार चुनाव में वोटिंग हुआ करती थी वो 50 से 51% हुई। यानी दोपहर बाद, क्योंकि कुल जी दोबारा वापस आएंगे, लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट सामने आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। जो बता दें घोसी उपचुनाव की मतगणना जारी है और इसके साथ ही आपको बताते चले 7वें राउंड का रुझान सामने आ गया है। तो वहीं सुधाकर सिंह ने बढ़त बनाई है 7वें राउंड में और 25,493 वोट मिले हैं सुधाकर सिंह को और दारा सिंह चौहान 18,311 मतों पर करीब 7,182 वोटों से आगे चल रहे हैं सुधाकर सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि भारी मतों से आगे चल रहे हैं। 7,000 के करीब मत है जिससे आगे चल रहे हैं सुधाकर सिंह। इस वक्त की बड़ी अपडेट 25,493 मत मिले हैं सुधाकर सिंह और दारा सिंह चौहान को 18,311 मत मिले, करीब 7,182 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है, जिसके साथ ही अब धीरे धीरे जो रुझान है वो सामने आने लगे और 7वें राउंड का ये रुझान सामने आया और सुधाकर सिंह ने ही 7वें राउंड में भी जो बढ़त है वो बनाए रखी हुई है। करीब 25,000 के वोट मिले हैं और दारा सिंह की बात करें तो दारा सिंह को 18,711 मत मिले हैं। तो कहीं ना कहीं भारी अंतर से जीत बनाई हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सुधाकर सिंह ने बढ़त बनाई हुई है, क्योंकि आप जिस तरह से देखें कि जो यहाँ पर मतगणना हो रही है वो सुबह से जारी है, लेकिन इस बीच उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल रही है और घोसी में इस समय सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बात कही गई थी सुधाकर सिंह की तरफ से कि हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं और 50,000 से ज़्यादा मतों से हम जीत दर्ज की उसकी ओर बढ़ती हुई तो साफ तौर से नजर आए। क्योंकि आप जिस तरह से देखें कि जो राजभर है उनकी तरफ से ये कहा गया था कि हम 100% जीत दर्ज करेंगे इस उपचुनाव में, लेकिन कहीं ना कहीं अभी दारा सिंह पीछे चल रहे हैं। तो अब देखना ही दिलचस्प होगा कि कौन अपनी जीत दर्ज करता है। तो हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं और इनसे तमाम हम चर्चा कर रहे थे कि अब घोसी उपचुनाव को लेकर नतीजे क्या कुछ हो सकते हैं, जाति समीकरण क्या हो सकता है। तो हमारे साथ लगातार हमारे खास मेहमान बने हुए हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ राघवेंद्र त्रिवेदी जी, डीपी यादव जी हैं नेता, सपा नेता, और सुरेंद्र कुमार जी हैं बीजेपी नेता। सबसे पहले हम सुरेंद्र जी के पास आएंगे। सुरेंद्र जी, क्योंकि अब जिस तरह से बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त थी कि 100% हम जीत दर्ज करेंगे, लेकिन करीब 7,000 मतों से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, अभी तो ये 7वां राउंड है, अभी करीब 10 राउंड के आसपास और होगा जी गिनती होना। तो अभी आप ये नहीं कह सकते हैं कि किसके पक्ष में जाएगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश की जनता और घोसी की जनता के साथ, क्योंकि घोसी के अंदर जिस प्रकार से दारा सिंह जी लगातार वहां से विधायक रहे हैं, उन्होंने वहां विकास करने का काम किया, वहां के लोगों से जुड़े रहे हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि जनता जो है उनके साथ जाएंगे और उनको आशीर्वाद देने का काम करेगा। बिल्कुल। और डीपी यादव जी, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल में एक तसल्ली तो जरूर मिल रही होगी, क्योंकि 7,000 मतों से सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं।
जी देखिए जया जी, निश्चित रूप से हम लोग इस बात को लेकर के आश्वस्त थे कि जिस प्रकार से देश में भारतीय जनता पार्टी ने नफरत, नकारात्मक, छल, प्रपंच, झूठ की राजनीति कर रही है, उससे जनता अब उब चुकी है। जनता विकास की राजनीति चाहती है, जनता रोजगार की राजनीति चाहती है, जनता कहीं न कहीं ये चाहती है कि उसके स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान दिया जाए, उसके कहीं न कहीं जो जनता की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन सब से दूर जनता को बहकाने का काम कर रही थी, तो इन सब के ऊपर भी कहीं न कहीं विराम लगेगा। जो 2014 से एक राजनीतिक ट्रेंड चल गया था कि कोई भी बात हो उसको धार्मिक मुद्दों से जोड़ दिया जाए, कोई भी बात हो भावनाओं को भड़का करके चुनाव जीतने का काम किया जाए, तो इस पे कहीं न कहीं अब विराम लगेगा। आज देखिए किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कर्नाटक में केवल बजरंग बली के नाम पर चुनाव जीतना चाहते थे। अरे आप विकास कुछ करेंगे नहीं तो बजरंग बली आपका बेड़ा कहां पर लगाएंगे? बजरंग बली तो जो नकारात्मक बात करता है, जो आपस में बांटने का काम करता है, जो नफरत की राजनीति करता है, जो अधार्मिक काम करता है, उसके ऊपर गदा बरसाने का काम करते हैं। तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई सबक नहीं लिया। वही भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि घोसी में उसी को दोहराया जाए, लेकिन घोसी की जनता इतनी बुद्धिमान है कि एक विधानसभा से वो पूरे देश को संदेश दे रही है कि अब कहीं न कहीं जो नकारात्मक राजनीति है, जो नफरतिया राजनीति है, जो ये नफरतिया गैंग के लोग हैं, उनको सबक सिखाने का समय आ गया है। देश रोजगार चाहता है। ये बताइए आज बेरोजगार युवा आक्रोशित है, कुंठित है, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक प्रकार का भय व्याप्त है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 2024 में जीत गई तो हम तो कहीं के नहीं जाएंगे। तो आज ही से 2024 की पृष्ठभूमि पर कथा लिखी जा चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की 2024 की राजनीति में करारी हार होगी और प्रधानमंत्री जो तीसरी बार प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं वो उनका ख्वाब ही रह जाएगा। बिल्कुल राघवेंद्र जी, एक चीज़ यहाँ पर समझना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से यहाँ पर लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो ये चुनाव हो रहा है वो स्थानीय वर्सेस बाहरी हो रहा है, क्योंकि दारा सिंह को बार बार बाहरी बताया जा रहा है, भगोड़ा बताया जा रहा है, दल बदलू बताया जा रहा है, तो ये एक जो चुनाव है वो बाहरी वर्सेस स्थानीय है। किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए जी, अगर इस चुनाव में समाजवादी पार्टी अपनी जीत कर लेती है जी, तो इस चुनाव में कई फैक्टर काम आएंगे। चूंकि चुनाव में बाहरी वर्सेस लोकल का जो चुनाव है, ये नारा दिया था शिवपाल यादव ने। जी, मैं आपको बताता हूँ कि 2022 में यही बाहरी प्रत्याशी जो आज समाजवादी पार्टी बाहरी जिसको कह रहा है, यही समाजवादी पार्टी प्रत्याशी दे के विधायक बनाने का काम की थी। समाजवादी पार्टी अगर जीतती है तो शिवपाल यादव जी जो ये नारा दिए हैं वो नारा सफल होगा और पीडीए सफल होगा। पूर्वांचल में फिर अखिलेश यादव जी को शिवपाल जी की बात मानने पर विवश होना पड़ेगा, क्योंकि पूर्वांचल में शिवपाल यादव जी की अच्छी पकड़ है। उत्तर प्रदेश में तो है भी, लेकिन पूर्वांचल में अच्छी पकड़ है जी। तो इसके वजह से जो जीत होगी वो शिवपाल यादव जी को श्रेय जाएगा। अगर जीत नहीं होती है तो शाम तक क्या हो, चुकी अभी जो रुझान का है ये नतीजा जीत हार का नहीं है। बिल्कुल, तो अभी जब तो रुझान 30 आ रहे हैं। राउंड की जी, गिनती हो जाएगी तो एक दो राउंड जो लास्ट का होता है उसमें फाइनल पता चलता जी। है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों लोग अभी ये मान के चल रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। देखिए बीजेपी अगर जीतेगी तो बीजेपी ओम प्रकाश राजभर की जीत होगी, दारा सिंह चौहान की जीत होगी, अनुप्रिया पटेल की जीत होगी, संजय निषाद की जीत होगी और उप मुख्यमंत्री पाठक जी जिनके द्वारा यह सुनने में आ रहा है कि उन्होंने लेके आया है दारा सिंह चौहान को समाजवादी पार्टी से, तो इन लोगों की जीत होगी। और 2024 की जो कथा लिखी जाएगी वो अच्छे तरीके से लिखी जाएगी पूर्वांचल से। और लोकसभा में जो सहयोगी दल है वो अपने सीट शेयरिंग को भी लेके अच्छे तरीके से बात को रख पाएंगे। अगर ये सीट बीजेपी हार जाती है तो दारा सिंह चौहान जी तो हारेंगे ही हारेंगे, बाकी जो गठबंधन दल है इनके भी मनोबल पर पानी फिरेगा, क्योंकि ये सब सपना देख रहे होंगे 2024 में अधिक से अधिक सीटों पर लड़ने का। तो सीट फंसेगी तो सबके मनोबल डाउन होंगे और फिर बीजेपी अपने हिसाब से सबको डील करेगी और बीजेपी जैसा चाहेगी वैसा इन सहयोगी दलों को मानना पड़ेगा। पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में ये जीत किस प्रकार ले जाएगी? ये जीत केवल समाजवादी पार्टी और बीजेपी की जीत नहीं है, ये जीत इंडिया और एनडीए की जीत होगी। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो ये मतदान हुए वो दो पार्टियों के बीच नहीं, दो दलों के बीच होते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए स्थिति अभी जान लेते हैं क्या कुछ बनी हुई है। प्रदीप, क्या अपडेट मिल पा रही जमीनी स्तर पर? अभी भी कौन आगे चल रहा है? सुधाकर सिंह की बढ़त बनी हुई है। देखिए सुधाकर सिंह की अगर प्रदेश में देखा जाए तो बढ़त बनी हुई है, लेकिन कंडीशन है कि अगर घोसी की जनता, जो इंडिया बनाम एनडीए की बात आई थी, तो घोसी की जनता इस मुद्दे पे वोट नहीं की थी।
घोसी की जनता को ये लगता था कि अब तो सरकारें बन गई हैं, ये उपचुनाव है, और दारा सिंह के ऊपर जो नाराजगी का विषय था वो यही था कि जब इनको विधानसभा सदस्य बनाया गया तो इन्होंने जनादेश का अपमान करके क्यों पुनः चुनाव में आए। तो ऐसे लोगों के अंदर जो गुस्सा थी, अगर हार का रीजन देखा जाए तो ये बहुत बड़ा रीजन होगा। घोसी के जनता ने कभी इंडिया और एनडीए को नहीं लिया, वो तो ये लिया कि हाँ एक चुनाव है और इस चुनाव में जो 2024 में चुनाव होंगे वो निर्णायक चुनाव होंगे, देश के प्रधानमंत्री के चुनाव होंगे, लेकिन इसको एक व्यवहारिक तौर पे घोसी की जनता इस चुनाव को देखी। अगर रिजल्ट सुधाकर सिंह के पक्ष में आता है तो ये जनता की एक सहानुभूति मानी जाएगी कि रिक्त सीट पर, क्योंकि जब फागू चौहान ने इस सीट को छोड़ा था, यही पब्लिक कह रही थी कि 2017 के बाद जब फागू चौहान इस सीट को छोड़े, 2019 में उपचुनाव हुआ, 2019 में के बाद फिर चौहान आए सपा से, ये इन्होंने छोड़ा, तब फिर उपचुनाव हुआ। तो अगर सुधाकर सिंह जो एक समाजवादी चेहरा माने जाते हैं, घोसी में जब नगर का चुनाव था तो मोहम्मद नासिर को जब टिकट मिला तो सुधाकर सिंह ने उनका साथ नहीं दिया। जब किसी समाजवादी को कहीं भी चुनाव लड़ना होता है तो उसमें सुधाकर सिंह साथ नहीं देते हैं। जब दारा सिंह चौहान 2022 में सपा से लड़े तो सुधाकर सिंह ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई थी और उसमें विरोध किया था दारा का कि इनकी जमानत जब्त हो जानी चाहिए, क्योंकि देखिए जब भी सुधाकर सिंह को राजनीतिक में हिस्सेदारी दी गई कि उनको लड़ने का मौका मिला तो हमेशा विरोध किया अन्य लोगों का, लेकिन आज समाजवादी पैनल से लड़ रहे हैं और जनता की सहानुभूति उनके साथ है, इसको सहानुभूति माना जाएगा, न कि इंडिया और एनडीए ले रही है। ये जो पब्लिक जब वोट कर रही थी तो इसको सीरियस नहीं ले रही थी। पहला कहीं कि उपचुनाव है, उपचुनाव में कोई जीत जाए, चलिए ठीक है इसी को जिता लेते, इससे सरकार बनना बिगड़ना नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर डीपी यादव जी तमाम बार आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला है और एक यहाँ पर काफ़ी अहम बार बार यही सवाल उठ रहा है और सभी की तरफ से ये भी सवाल किया गया, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि बार बार समाजवादी पार्टी की तरफ से दारा सिंह को भगोड़ा कहा जा रहा है, दल बदलू कहा जा रहा है, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी में आए थे तब क्या समाजवादी पार्टी को ये सारी चीज़ें नहीं दिखी थी? देखिए स्थितियां उस समय दूसरी थी। उस समय दारा सिंह को ये कह रहे थे कि हमको भारतीय जनता पार्टी में सम्मान नहीं मिल पा रहा है, मैं पिछड़ों की लड़ाई नहीं लड़ पा रहा हूं, जो पिछड़े को हक हुकूक की बात है मैं उसके साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो समाजवादी पार्टी ने कहा ठीक है आप आइए समाजवादी पार्टी के साथ और आप संघर्ष करिए, आपको टिकट दिया जा रहा है, अगर सरकार बनती है तो निश्चित रूप से आज जिनके लिए संघर्ष कर रहे हैं, आज जिन पिछड़ों की बात कर रहे हैं, आज जिन दबे कुचलों की बात कर रहे हैं उनके साथ न्याय होगा। तो दारा सिंह चुनाव जीते समाजवादी पार्टी के टिकट पर, लेकिन फिर दारा सिंह कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के लालच में फंस गए थे। दारा सिंह तो वहां कम दोषी है लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दोष वहां ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं उनको अपने चंगुल में फंसा करके ये बाई इलेक्शन घोषित जनता के ऊपर थोपा, तो वहां इलेक्शन नहीं होना चाहिए था। अब भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है लेकिन एक एक इलेक्शन थोपती भी जा रही है। आप देखिए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कभी कर्नाटक में भी विधायकों को सामूहिक इस्तीफा दिला करके दल बदल करा करके अनैतिक तरीके से सरकार बनाई थी। वही भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी एक बार 22 विधायकों का सामूहिक इस्तीफा दिलाई और अनैतिक तरीके से सरकार बनाई थी। तो भारतीय जनता पार्टी अनैतिक, बिल्कुल कहीं ना कहीं देखिए साफ तौर से यहाँ देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी नतीजे पूरी तरह से क्लियर नहीं है, उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और जो आखिरी चरण की मतगणना होगी वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी, तमाम चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे खबरों में। इस बीच बड़ी अपडेट दिल्ली से, जहां 15 से ज्यादा द्विपक्षीय बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 8 सितंबर को मॉरिशस के पीएम के साथ द्विपक्षीय बैठक है, बांग्लादेश और अमेरिका के नेता के साथ ये द्विपक्षीय बैठक है। सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही, जहां 9 सितंबर को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और जापान के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। जर्मनी और इटली के नेताओं के साथ भी प्रधानमंत्री ये द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही। 10 सितंबर को फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के साथ भी आपको बता दें कि लंच मीटिंग करेंगे और कनाडा के साथ एक अलग बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सारी
अपडेट सूत्रों के हवाले से बाहर निकल के आ रही, जहां कोमोरोस, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दक्षिण कोरिया, ब्राजील और नाइजीरिया के साथ भी ये द्विपक्षीय बैठक होगी। काफी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इसमें तमाम अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री के साथ ये बैठक करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें कि ये बैठक होने जा रही है और बांग्लादेश और अमेरिका के नेता भी द्विपक्षीय बैठक में मौजूद रहेंगे। सूत्रों के हवाले से ये अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां 8, 9, 10 तीनों ही दिन ये बैठक होगी, मीटिंग होगी। तमाम तरह की जो चर्चाएं हैं इस बीच की जाएगी और कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे जिनको लेकर तमाम चर्चा की जाएगी। और आपको बता दें कि 15 से ज्यादा ये द्विपक्षीय बैठक है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 8 सितंबर को मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। बांग्लादेश और अमेरिका के नेता के साथ भी द्विपक्षीय बैठक है। 9 सितंबर को ब्रिटेन के पीएम और जापान के नेता के साथ ये द्विपक्षीय बैठक है। जर्मनी और इटली के नेताओं के साथ भी प्रधानमंत्री द्विपक्षीय बैठक करेंगे। 10 सितंबर को फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के साथ भी वर्किंग लंच मीटिंग है और ये सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।